है बलोचिस्तान के अवाम की बेसिस पर, बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद पर यह मुतालबा करता हूं कि नश्तर हॉस्पिटल में, अस्पताल में जितने भी उनको लापता लाशें करार देकर जिस तरह उनकी बेरहमती की गई है, इस असम्बली की तवस्सुत से, बलोचिस्तान के अवाम की तवस्सुत से इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ में यह मुतालबा करते हैं कि उनका चाहे डीएनए टेस्ट हो, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कमेटियां बुलाए जाएं, लोग बुलाए जाएं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाबे वाला ये बेशर्फी इंसान की तबाही और बर्बादी का बायस। लेकिन क्योंकि मैं और वो एक ही गांव से हमारा ताल्लुक है और एक ही हम ताल्लुकदारी है, शहरस्तान कब्रिस्तान हम सब शरीक है हमारे, वो एक तालीम दोस्त इंसान भी थे। हरान जैसे एक छोटे से शहर में यानी हमारा रख्शान डिवीजन का हेडक्वार्टर बना है। रख्शान डिवीजन के हेडक्वार्टर से वो ऑपरेशनलाइज यानी उसको काबिल अमल बनाने से लेकर हरान में कैडेट कॉलेजेस, बीआरसी, हरान में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, हरान यूनिवर्सिटी कैंपस, हरान में यतीम खाने, इन सब की जद्दोजहद में हमारे साथ हम सब ने मिलकर बड़ी बड़ी मेहनत की है। और आखिरी दिनों में भी जिस रात को उनकी शहादत का वाकया इशा के नमाज के वक्त रूनुमा हुआ, जनाब स्पीकर साहब आपको शायद इल्म होगा कि उसी दोपहर को लंच के वक्त वो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े ग्रुप के साथ वहां पर रख्शान यूनिवर्सिटी, हरान में रख्शान यूनिवर्सिटी की फालियत कि किस तरीके से उसको बहाल किया जाए, उसको जो जमीन फराम की गई उसके हवाले से उनकी एक मीटिंग हो रही थी। मैंने एक दिन पहले भी उनसे मीटिंग की थी। तो मैं ये समझता हूं जनाबे वाला, जिसने जो भी दावा किया है उनकी शहादत के हवाले से, ऐसे दावों की तो खैर कोई अहमियत नहीं। उनकी मकबूलियत, उनकी वतन दोस्ती, उनकी बलोचियत, बलोचिस्तान से मोहब्बत, कानून से मोहब्बत का मुजाहरा जो है वहां पर जनाजे में भी हुआ। एक खुले ग्राउंड में हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए। जोक दर जोक गरीब जो है पूरे बलोचिस्तान से उनके फातिहा ख्वानी के लिए आए। हम बलोचिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हम आजकल जंगल का कानून बलोचिस्तान में वैसे ही नाफिज है। और जंगल का कानून सिर्फ 1, 2, 4 लोग नहीं, बल्कि रियासत, रियासती इदारे और गैर रियासती एक्टर्स, जिनकी भी मर्जी है जनाबे वाला, हर कोई खुद मुनसिफ भी बना हुआ है, खुद जज भी बना हुआ है, खुद कातिल भी बना हुआ है, खुद मकतूल भी बना हुआ है। और जिसकी मर्जी है किसी को जो है राह चलते हुए, नमाज पढ़ते हुए या गाड़ी में जाते हुए या कोई भी बहाना बना के शहीद कर दिया जाता है और बाद में एक दावा किया जाता है कि जी इससे ये कसूर सजावार हुआ था। मैं ये समझता हूं कि मोहम्मद नूर मिस्कानजी साहब के साथ अगर किसी की कोई बहर भी था, अगर किसी से कोई इख्तिलाफ भी था, मैं तो अव्वल तो पूरे खारान में शायद लोग गवाही देंगे कि उसके खानदान का। जनाब वाला, मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक ऐसे शख्स जिसके वालिद ने कोई 30 के करीब बलोची की किताबें लिखी हो, बलोची की, दीन की, इस्लाम के हवाले से किताबें तहरीर की हुए, ऐसे शख्स से किसी का झगड़ा बैर नहीं होता। अगर आप इस मनसब पे फायज हैं, आप कोई रूलिंग देते हैं, अगर आपके रूलिंग से किसी को इख्तिलाफ है, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं बाहर जाके आपको खुदा न खास्ता आप पे कीचड़ उछालूं, आप पे फायरिंग करूं, आप पे लाठी और डंडे उठाऊं, आप पे मुक्कों की, गूंदों की, गौसों की बारिश करूं। मैं तो आप साथ मकालमा करूंगा। मोहम्मद नूर मिस्कानजी के साथ भी किसी को इख्तिलाफ था, अगर वो ये समझते हैं कि जी हमें कहीं किसी जगह पे इंसान की फरामी में जो है मुश्किलात दरपेश हुई हैं, तो अगर कोई मोहम्मद नूर मिस्कानजी के साथ मकालमा करता, मैं आपको अल्फिया बताता हूं कि मोहम्मद नूर मिस्कानजी साहब उसके साथ मकालमा भी करते, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी ग्रुप, किसी भी शख्स, किसी भी नजरिए से होता। हमारे माशरे में ग्रेजुअली मैं तो कहता हूं अब तो उस नहज पर पहुंचा दिया गया है कि जहां पर बर्दाश्त का मादा खत्म होता गया है। और मैंने मस्जिद में इस शहादत के वाकये ने मुझे, हम हिले हुए लोग हैं पहले से, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि हम लाशें उठाते हैं और कब्रिस्तानों की तरफ कांधा दे के ले जाते हैं। लेकिन उस दिन के वाकये ने मुझे हिला कर रख दिया कि एक मुअज़्ज़िज़ शहरी 65-66 बरस की उम्र में सारी जिंदगी तालीम के लिए, वतन के लिए, जो भी इंसाफ के लिए दे रहा हो, आखिर में जो है हम अपने कानून बनाते हैं, किसी जगह पे बैठ के ये फैसला करते हैं कि ये शख्स ने मेरे साथ ये अच्छाई नहीं की है, लिहाजा इसके बदले में मैं इसको ये सजा देता हूं। ये जंगल का माशरा होता है जनाबे वाला, इंसानी माशरों में ये नहीं होता है। यहां पर गुज़िश्ता 3-4 महीने से खारान को दानिस्ता तौर पर दोबारा तशद्दुद की तरफ, खून की तरफ, जंग की तरफ, लोगों को आपस में दस्तगिरेबान करने की तरफ, चोरी डकैती के बढ़ते वारदात की तरफ, और खारान को एक बदअमन इलाका बनाने की कोशिश की जा रही है। मुझे पता नहीं है किसके मुफाद में है। और मैं इसीलिए कहता हूं जनाब ज़िया लांगर साहब कि मोहम्मद नूर मिस्कानजी साहब के शहादत के वाकये को एक पहलू से आपने देखना नहीं है। उन्होंने निशानदेही कर दी थी कि खारान के अंदर कुछ ऐसे मुसल्लह ग्रोह
क्रिमिनल्स, अफेंडर्स, वो ऐसे आजादी से फिर रहे हैं कि जो कोई मतलब आम आदमी क्वेटा शहर के अंदर अब लेके फिर नहीं सकता है, एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली असला लेके नहीं फिर सकता है। लेकिन ये कौन है कि दोबारा बलूचिस्तान में इनकी ये दोबारा जो है जिस तरह बारिश होती है या यहाँ पर फिर उसके बाद ये जड़ी बूटियां निकल आती हैं, इसी तरह ये दोबारा ऐसे निकलना शुरू हुए। इस पहलू को आपने देखना होगा, इसका जवाब आपने देना होगा। ये हमारा वतन है, कोई इस वतन को दोबारा खून आलूद करना चाहता है। ये हमारा वतन है, कोई इसको दोबारा हमारे माथे पे और हमारे पेशानी पे, हमारे सीनों को चलनी करना चाहता है। ये हमारा वतन है, हमारे वतन को दोबारा बर्बादी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये हमारा वतन है, पता नहीं किन मकासद के तहत यहां पर जो है इज्जतदार शरीफ नफ्स लोगों के लिए जिंदगी तंग की जा रही है। ये उसकी शुरुआत है। ये अभी 2-3 महीने के बाद शायद ये इसको आप मेरे लिए गवाह लिख लेना। इसके बाद क्या वाकया होता है? हरान में 4 मस्शुदा लाशें अस्पताल में फेंक दी जाती हैं और उसके बाद दावा किया जाता है ये इसमें मारा गया, उसमें मारा गया। आपको याद होगा जब यहां पर कुद्दूस बिजंजो साहब की हुकूमत बनी, उसके 1-1.5 महीने बाद मैंने एक 11-12 नुकात का मुफाहमती जो हमारा याददाश्त था, एग्रीमेंट नहीं था ज़रूर साहब, कभी कभी मैं दोबारा इसलिए, उसमें सबसे बड़ी बात यही थी, जब हम अराकानी असेंबली बैठे थे, हमने वहां पर यह बात की कि जनाबे वाला उस वक्त सीटीडी की जानिब से बलोचिस्तान में कत्ल गारतगिरी अपने इंतहा को पहुंच चुकी थी। हम इदारों की कदर करते हैं, हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की रूल ऑफ लॉ के तहत रहते हुए, आहीन और कानून के तहत रहते हुए उनके हर इकदाम की हिमायत करेंगे। लेकिन किसी को रूल ऑफ लॉ को वायलेट करके इंडिविजुअल, पहले इससे पहले कहते थे सीरियल किलिंग, इंडिविजुअल सीरियल किलिंग होती थी। हमने अंग्रेजी फिल्में देखी हुई थी, आप लोगों ने सुना होगा, नॉवेलें पढ़ते थे कि एक पैटर्न होता था कि एक आदमी जो है वो मखबूतुल हवास, ज़हनी तवाजुन खोया हुआ शख्स जाके इधर भी एक शख्स को मारता था, कभी हथौड़ी से सर तोड़ता था, कभी पत्थर से सर तोड़ता था। सीरियल किलर्स टाइप के वाकयात होते थे। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 20 साल से सीरियल किलिंग हो रही है, और वो भी इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे। अगर बलूचिस्तान में कोई मुजरिम है, अगर बलूचिस्तान में कोई मुलजिम है, बलूचिस्तान में मैंने इससे पहले भी कहा कि किसी भी किस्म के जुर्म में मुलव्विस है, हमारे पास वी हैव टू गो बाय द बुक। हम किताब और कानून के मुताबिक जाएंगे। एक जिम्मेदार रियासत और एक कबायली मिजाज में ज़हन में यही फर्क होता है। एक मुअज़्ज़ब रियासत वो कानून, कायदे और रूल ऑफ लॉ के तहत चलता है, जबकि कबायली सोच रखने वाला शख्स फिर चाचा का बेटा हाथ आ जाता है, मामा का बेटा हाथ आ जाता है, ताया का बेटा आ जाता है, तो उसको मारता है कि जी वो मैं तो मुझे नजर नहीं आया, मैंने उसके ताए के बेटे को मारना है। ये रियासतें, मुअज़्ज़ब रियासतें इंस्टीट्यूशनली सीरियल किलिंग नहीं करती हैं। और एक पैटर्न के तहत आप सारा देख लें, हमने कहा था कि सीटीडी को तवाना करें, सबको तवाना करें। दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हर जगह पर स्ट्रेंथन किए जाते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस ने किसी भी जगह पर बलूचिस्तान के अंदर उनके इस मिजाज से, कि 2002 से शुरू हुआ, आज 2020 है, 20 साल में अदले और बदले की यहां पर जो है वो पॉलिसी है। अगर तुम मेरा 1 मारोगे मैं तुम्हारे 4 मारूंगा, तुम मेरे 6 मारोगे। भाई कबायली कोई झगड़ा नहीं है, ये बलूचिस्तान का खालिस्तन सियासी मसला है, बलूचिस्तान के खालिस्तन सियासी मसाइल हैं, बलूचिस्तान के माशी, माशरती, सियासी, इंतजामी, हुक्मरानी, तालीम, बेरोजगारी, सरहदों पर तिजारत, ये सारी चीजों के कॉम्बिनेशन में बलूचिस्तान इस नैश तक पहुंच गया है। इस खून खराबे की वजह यह है, जब आपने हमें गैस से महरूम रखा, बिजली से महरूम रखा, तेल से महरूम रखा, सड़कों से महरूम रखा, आखिर में आके आप हमें इंसाफ से भी महरूम रख रहे हैं। भाई जो मुजरिम है उसको कम से कम इंसाफ तो दे दिया करें, उसी के तहत आप उसको फांसी चढ़ा दें। लेकिन ये सीरियल किलिंग वाला जो स्टाइल है, ये बलूचिस्तान में खत्म होना चाहिए। इसी के साथ लिहाजा इसका नोटिस लेना चाहिए, और ये ना हो, देखिए कल सरदार हसन मेंगल साहब ने भी स्पीच की है, बलूचिस्तान में अभी तक भी कुछ मुअज़्ज़ब जो तरीके से सियासी जमातें हैं, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं बलूचिस्तान के लोगों की एस्पिरेशंस को, उनके विल को, उनके विश को, कहीं ऐसा ना हो कि आप उन सब के लिए रास्ते बंद करके आप एक बलूचिस्तान को फिर एक ऐसे नैज पे ले जा रहे हैं कि इस खित्ते में होने वाली जो हालात है, उसके बाद आप इसका जो है वो क्या वो नहीं हो सकते, आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ईरान के अंदर देखें हालात को, मैं सर एक बात और, शर्फ इंसानियत पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 14, ह्यूमन डिग्निटी, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के अंदर शर्फ इंसानियत जो है, बुनियादी इंसानी हकूक, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के अंदर
सबसे ज्यादा अहम तरीके से लिखा हुआ है। मैं पढ़ लूंगा, क्योंकि अगर ये जो नश्तर हॉस्पिटल में जो मिलने वाली लाशें हैं उनका ताल्लुक भी किसी की खून की खुशबू जो है मेरे ख्याल में बलोचिस्तान या सिंध के या पंजाब के किसी जगह के किसी लापता बच्चे की मां को जरूर आई होगी। ये ऐसा नहीं है, हम तबाही और बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। जंगल में पहले कहते थे वैशी जानवर, तो जनाबे वाला वैशी जानवर सिर्फ दो वजह से वैशी होते हैं। एक तो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं, दूसरा खुराक हासिल करने के लिए एक दूसरे को मारते हैं, और वो निजाम फितरत का हिस्सा है। वो फितरत में निजाम फितरत के तहत इस तरह उनकी आबादी होती है, खत्म होती है, मारते हैं। लेकिन इंसान इस लेवल तक जो है वैशी बन जाएगा और उसकी मिसालें पाकिस्तान से आना शुरू हो जाएंगी, जो कहते हैं खुदावंद उसके खुदा के नाम पर, अल्लाह के नाम पर और इस्लाम के नाम पर बनने वाली मुमलिकत में इस तरह आपने देखी उन लाशों की वीडियो आपने देखी है। यह लिखा है जनाबे वाला आर्टिकल 14, शर्फ इंसानी और कानून के ताबे घर की खिलवत काबिले उर्मत होगी। यानी शर्फ इंसानी, ह्यूमन डिग्निटी इज द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी स्टेट, इट्स द फंडामेंटल ऑफ योर सोसाइटी। इंसानी शर्फ, ह्यूमन डिग्निटी पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में फिर भी 14 नंबर पे है। दुनिया की जितनी 200 कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ी है उसमें शर्फ इंसानियत पहले नंबर पे है, इसीलिए शायद इधर 14वें नंबर पे, इसीलिए ना किसी को पता भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन। मैं अभी आप बताना चाहता हूं जनाबे वाला, मैं बलोचिस्तान के अवाम की बेसिस पर, बलोचिस्तान की तमाम सियासी जमातों की बुनियाद पर यह मुतालबा करता हूं कि नश्तर हॉस्पिटल में, अस्पताल में जितने भी उनको लापता लाशें करार देकर जिस तरह उनकी बेरहमती की गई है, इस असेंबली की तवस्सुत से, बलोचिस्तान के अवाम की तवस्सुत से इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और साथ में ये मुतालबा करते हैं कि उनका चाहे डीएनए टेस्ट हो, मुल्की सतह पर, बैनुल अक़वामी सतह पर कमेटियां बुलाए जाएं, लोग बुलाए जाएं, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। जनाबे वाला ये बेशर्फी इंसान की तबाही और बर्बादी का बायस है।